नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और उत्तर प्रदेश विशेष में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल से वैक्सीनेशन का जो कार्य शुरू हो रहा है वो 7 जिलों में आप टीके लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी के 7 जिलों में कल से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। कोविड से ज्यादा प्रभावित जिलों में वैक्सीनेशन लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में होगा वैक्सीनेशन का कार्य। प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, मेरठ में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। 18 से 44 साल तक के लोगों का होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर 7 जिलों में पूरी तैयारी कर ली गई है। तो 18 से 44 साल तक के लोगों का कल लगेगा टीका, यानी कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 1 मई से इसे पूरे अभियान के तहत लिया गया है। और 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन सब के टीके लगेंगे। और 7 जिलों को शुरुआती दौर में जो सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित है, कोरोना से प्रभावित है, उन जिलों को सबसे पहले टारगेट किया गया है। यूपी के 7 जिलों में कल से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने जा रहा है। कोविड से ज्यादा प्रभावित जिलों में वैक्सीनेशन कल से होगा। और आपका भी नंबर अगर आ गया हो तो आप अपने सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन ही हमारे लिए आत्मरक्षा हो, यानी कि हमारी रक्षा करेगी ये वैक्सीन। 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। जरूर आपका नंबर लग गया हो तो आप लगवा लें। यूपी के 7 जिलों में कल से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने जा रहा है। वो जिले कौन कौन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, मेरठ में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने जा रहा है। और क्या तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर, सेंटर्स पर किस तरीके का माहौल है, हम जानने के लिए सीधे चलते हैं प्रयागराज से। हमारे संवाददाता आलोक मालवीय जुड़ गए हैं, लखनऊ से एसके वाजपेयी और कानपुर से रमन गुप्ता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ चलते हैं, क्योंकि उन जिलों को टारगेट किया गया है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो लखनऊ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आलोक मालवीय इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं प्रयागराज से। आलोक, जहां तक प्रयागराज की बात कर ली जाए, क्या स्थिति है वहां पर, किस तरीके की तैयारी है? ये देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में 97 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है और इसको लेकर मुकम्मल तैयारी भी कर ली गई है। संगम नगरी प्रयागराज के जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया है और उनका नंबर भी कल कई लोगों का आ चुका है। इसके अलावा फोन पर ओटीपी आ रही है और ओटीपी के द्वारा ही उन्हीं लोगों को सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि अब 18 साल से ऊपर कितने भी आयु के लोग हैं उनका टीकाकरण होना है, लेकिन जो 18 साल से 44 साल तक के लोग हैं उनका टीकाकरण खोल दिया गया है। इसके लिए वेबसाइट पर अब उनको ऑप्शन दिखने लगे हैं, वो अपने आधार कार्ड से इसका ऑप्शन खोलकर टीकाकरण करा सकते हैं। तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, पहले उनके लिए मतदान करने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी, उसके बाद अब टीकाकरण की आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिससे जो यंग हुए लोग हैं वो काफी खुश हैं और अपना जो भी नंबर है उसे आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके ऊपर काफी खुशियां हैं कि हम जल्द से जल्द कोविड से लड़ने के लिए अपने बल पर टीका लगवाएंगे और कोविड से लड़ाई में अपना योगदान देंगे। जी विद्या। एसके वाजपेयी, आप बताइए लखनऊ में क्या तैयारी है? बिल्कुल, लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां पहले ही ये निर्धारित कर दिया था कि 18 साल से 44 साल के लोगों को एक महाअभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा, वो महाअभियान कल से शुरू हो रहा है। राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल, साथ ही साथ जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है जो कि नॉन कोविड है, वहां पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में जो सीएससीज हैं या संयुक्त चिकित्सालय हैं, ऐसे पूरे राजधानी लखनऊ में करीब 62 केंद्र हैं जहां पर यह टीकाकरण किया जाना है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कहीं न कहीं ये जो पोर्टल के जरिए जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उनको ओटीपी के जरिए सिर्फ उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा जिनको ओटीपी के माध्यम से सूचित किया जा रहा है, ताकि वहां पर किसी तरीके की कोई भीड़ ना हो, कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की स्थिति ना पैदा हो और लोग उसी मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे जितनी मात्रा में उनको बुलाया गया है। तो कहीं न कहीं ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और ये पूरी प्रक्रिया उसी हिसाब से चलेगी जैसे कि पिछली बार जो 45 साल से ऊपर के लोग थे किया गया था। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और आपको बता दें कि जब इसकी शुरुआत हुई थी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की, तो 1 घंटे के भीतर लगभग 44 से
45 लाख के बीच में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। शुरुआती दौर में दिक्कत आई, लेकिन इसके बाद तुरंत ही उसे ठीक कर लिया गया और अब आप कभी भी कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप जरूर करवा लें और टीका जरूर लगवाएं। कानपुर चलते हैं, हमारे साथ रमन गुप्ता जुड़े हुए हैं। रमन, कानपुर की जहां तक बात कर लीजिए, देखिए शुरुआती दौर में उन 7 जिलों को टारगेट किया गया है पहले इसलिए कि वहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित थे कोरोना से। कानपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर क्या स्थिति है, क्या तैयारी है और कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं उनके पास ओटीपी पहुंच गई है और क्रम बाय क्रम उनको बुलाया जाएगा, उनको वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। अब कानपुर में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो युवा है अब वो बढ़ चलकर वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ चलकर डोजेस दी जाएंगी। उसके बाद जिन लोगों का नंबर वो आएगा वो आगे वैक्सीनेशन लगवाएंगे। कानपुर में जिस तरह से कोरोना की जो चेन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार मौत के आंकड़े भी कानपुर में बढ़ते जा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है यूपी सरकार की, अब उसमें कहीं ना कहीं जो नया युवा है अब वो आगे से आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कानपुर की जो हालात है फिलहाल विद्यासागर बद से बदतर है। घाटों पर आपको मैं घाटों के जो नजारे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत भयंकर स्थिति में है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसको भी देखते हुए युवा अब कहीं ना कहीं डरा सहना महसूस कर रहा है, अपने घरों पर है, घरों से नहीं निकल रहा है। और जिस दिन यूपी सरकार ने निर्धारित किया कि 18 से 45 साल तक लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, ऐसे में जो 18 साल से आयु से ज्यादा लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन किया। अब जिन लोगों को कल नंबर आएगा, जिनके पास ओटीपी है, वो क्रम बाय क्रम जाकर वैक्सीनेशन लगवाएंगे। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं उसके बाद जो अगली डेट होगी उसमें फिर जो लोगों का नंबर आएगा, कहीं ना कहीं जो कानपुर का युवा है वो वैक्सीनेशन को लेकर बहुत प्रभावित भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद भी दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। आपको बता दें कि कल से वैक्सीनेशन का कार्य जो है शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को पहले टारगेट किया गया है, उन जिलों को जहां पर वैक्सीन यानी कि जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित है, यानी लोग काफी संक्रमित है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना की तेज रफ्तार लगातार जारी है। आज 34,626 नए केस सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना के 1,478 मामले सामने आए हैं, जबकि गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो 898 नए मरीज मिले हैं। हम आंकड़े बता रहे हैं आपको। नोएडा में 1,478 1478 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो 898 नए मरीज मिले हैं। वहीं 32,494 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, यानी ठीक होने का जो रेशियो है वो भी बहुत ही अच्छा है। 24 घंटे में 2,44,000 कोविड टेस्ट हुए हैं। यूपी में कोरोना की जो रफ्तार है लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन लोग ठीक भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। 34,626 नए केस आए, जबकि 32,000 के लगभग में लोग ठीक हुए हैं। और मेरठ के सब्जी मंडियों में आज भयावह तस्वीर देखने को मिली है, जब लोग भारी मात्रा में सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान लोगों का कहना है कि जिस तरह से 3 दिनों का लॉकडाउन लगने वाला है तो हमें सब्जी नहीं मिल पाएगी। उसी को लेकर हमारे पहले से ही सब्जी यानी कि लोग सब्जियां खरीद रहे हैं और हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। प्रदेश के अंदर कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए सभी प्रशासन को सख्त आदेश दिया है कि कोई भी 3 दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा। पहले शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब शुक्रवार शाम 7 बजे से और मंगलवार सुबह 7 बजे तक 3 दिन का लॉकडाउन रहेगा, जिसमें सभी पाबंदी रहेगी। साथ साथ प्रशासन के लिए सख्त हिदायत है कि घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोरोना की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, प्रदेश के अंदर भयानक रूप लेती जा रही है, उसी पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। साथ साथ लोगों से भी अपील की है घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बात करें मेरठ की तो मेरठ में
स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लगातार हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत सबसे बड़ी है, लेकिन स्थिति फिर भी भयानक होती जा रही है। उसी को देखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, क्योंकि 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन में सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा पूरे शहर के अंदर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा। साथ साथ जो लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं दिखाना चाहूँगा सब्जी मंडी का हाल क्या है, क्योंकि लगातार 3 दिन के लिए बंदी रहने वाली है और उसी को लेकर के यहाँ पर जो लोग खरीदने आ रहे हैं किस हिसाब से खरीद रहे हैं, दुकानदारों से भी बात करेंगे, क्योंकि 3 दिन के लिए लगातार लॉकडाउन रहने वाला है। क्या जनता खरीदारी में इजाफा कर रही है, क्योंकि 3 दिन के लिए लगातार जो बंदी रहेगी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो आम जनता है उसके लिए एक परेशानी सामने आने वाली है। तो उसी को लेकर के जो यहाँ दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे, जो खरीदार हैं उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से 3 दिन के लिए बंदी है, क्या वो उसी को लेकर के ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि 3 दिन के लिए सब्जी मिलने वाली नहीं है, जनता के लिए एक बड़ी समस्या का विषय है। इनसे बात करेंगे। क्या आपने सब्जी खरीदी है 3 दिन के लिए लॉकडाउन है, क्या आपने सब्जी में इजाफा किया है? देखिए, जिस तरह से 3 दिन के लिए बंदी रहने वाली है, क्या 3 दिन के लिए आपने फालतू खरीद के रखे हैं? क्या सब्जी की अगर बात करी जाए तो रेटों में कुछ इजाफा हुआ है? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जो लोग हैं खरीदने वाले उनका कहना रेट वही है, लेकिन 3 दिन के लिए जनता पहले ही स्टॉक करके रख रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है उस चैन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रयास है, कहे कैसे भी ना कैसे चैन टूटे, उस चैन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद में समय अवधि भी बढ़ाई गई है, दिन की भी अवधि बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। उसको रोकथाम के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 4 को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने हाईलाइट अस्पताल में जाकर और उसके बाद नर्सिंग स्टाफ के 2 कर्मचारियों और 2 अन्य प्राइवेट कर्मियों को गिरफ्तार किया है। और इस मामले में स्वरूप नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम ने हाईलाइट में छापेमारी की है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि और रमन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रमन, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो जीवन रक्षक दवा है रेमडेसिविर, उसकी कालाबाजारी का कानपुर में लगातार मामले सामने आ रहे थे। आपको याद होगा कि सबसे पहले इसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हुए 2 लोगों को बाबूपुरवा पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी कर रहे थे। जो अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ है उसमें 2 लोग और 2 बाहरी लोग ऐसे थे जो वहां पर ये इंजेक्शन है जो मरीजों को दिया जाता था, उसमें आधा इंजेक्शन बचाकर उसको 37 हजार रुपए में लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे। इसकी सूचना अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने अधिकारी को दी थी व्हाट्सएप पे। उसके बाद जो है अधिकारी हरकत में आते हैं और क्राइम ब्रांच एक टीम बनाता है। उसके बाद जब छापेमारी करते थे उनके बाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद होते हैं और जो लगातार लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, लोगों को ब्लैक कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके पास इनसे अभी भी पूछताछ लगातार जारी है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों पर एनएसए जैसी गंभीर कार्रवाई करने के भी आदेश दे चुके हैं। जी रमन, रेमडेसिविर की खबर यह है कि चोरी की थी इन लोगों ने, क्या हाईलाइट से ही चोरी की थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पेशेंट कोविड से ज्यादा परेशान है तो उनके जो परिजन है वो बाहर से किसी तरह से वो जो जीवन रक्षक दवाएं हैं ये सरकार की तरफ से जो मुहैया कराई जाती है स्वास्थ्य विभाग को, तो उसमें ये लोग जो नर्सिंग स्टाफ के जो कोविड वार्ड्स बने हैं जहां पर मरीज एडमिट हैं उनसे वो उनके पास से ही डॉक्टर से कहीं ना कहीं से चुरा लेते थे और उसके बाद जो लोग वहां दर दर भटकते थे इस इंजेक्शन के लिए उनको 37 हजार में बेचते थे, उनको ब्लैक करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है और कई लोग इसमें सक्रिय हो गए हैं और प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई सख्त जरूरी है और जितने भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं
उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जरूरी है। और लखनऊ से जहां सीएम योगी ने गन्ना किसानों के साथ संवाद किया है। आपको बता दें कि किसानों के साथ हमेशा खड़े रहने का वादा किया गया है। इस 20-21 का भी कोरोना कालखंड के बावजूद 63-64% तक गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता प्राप्त की है। एक बड़ी उपलब्धि है। ये जानते हुए भी कि चीनी की उठान वर्तमान में ना के बराबर है, फिर भी गन्ना किसानों के हित के लिए उठाए गए कदमों ने किसान भाइयों के चेहरे पर एक नई खुशहाली लाई और यही खुशहाली प्रदेश की खुशहाली है। प्रदेश की और देश की खुशहाली यहीं से प्रारंभ होती है। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे प्रयोग इस दौरान गन्ना विभाग ने किए, चाहे वह एस्क्रो अकाउंट का रहा हो, चाहे वह गन्ना किसानों का सर्वे, सट्टा और कैलेंडर आदि समस्त सूचनाओं के लिए एक वेबसाइट www.kenup.in उन्हें उपलब्ध कराने का रहा हो, चाहे वह ई गन्ना ऐप डाउनलोड की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर अन्य जो भी सुविधाएं गन्ना किसानों के हित में हो सकती थी उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो। पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर इस कार्य को गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों के हित में संचालित किया। इस समय भी जबकि हम सब जान रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से गन्ना किसानों के लिए एक जो महत्वपूर्ण कार्य, जो जहां पे चीनी की खपत के साथ साथ शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने की भी सहमति देने के बाद अब बहुत सारी जगह चीनी के उत्पादन के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश वर्तमान में सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है। ये किसानों के चेहरे पर ही खुशहाली लाने का एक नया कार्य है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और साथ साथ अपने सभी किसान भाइयों को इस नए प्रयोग के लिए बधाई भी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में कोरोना संकट के बीच जनप्रतिनिधि मदद के लिए सामने आए हैं। आजमगढ़ से सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं अतरोलिया से विधायक संग्राम सिंह यादव और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने 25-25 लाख रुपये की मदद ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए दिए हैं। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में महामारी से जूझ रहे लोगों के ऑक्सीजन प्लांट, बेड, मेडिकल उपकरण आदि के लिए धनराशि जारी की है। जो आपदा आई है कोविड-19, जो कोरोना के जो ये महामारी आई है, उसको देखते हुए मैंने अपने सदर विधानसभा के अंतर्गत जो भी अस्पताल हो सरकारी, उसमें कोविड-19 की दवा, इंजेक्शन और भी जो उपकरण है उसको खरीदने के लिए, दवा मंगाने के लिए जो भी व्यवस्था की जरूरत है उसके लिए मैं अपने विधायक की निधि से 25 लाख रुपया देने का काम किया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मैंने देने का काम किया है। मैं देखिए, आज कोरोना वैश्विक महामारी से जहां पूरा देश संकट में है, वहीं आजमगढ़ में और बड़ा संकट है। जब हम सब ने देखा इधर के दिनों में मीडिया के द्वारा भी खबरें आई और लोगों से लगातार संपर्क में रहने के कारण मरीज दर दर भटक रहे हैं, उन्हें कहीं कोई राहत नहीं मिल पा रही। राहत के नाम पे जो छोटे मोटे इंतजाम हो पाए हैं वो पर्याप्त नहीं है। जब हम सब ने देखा कि इतनी गंभीर समस्या इतना विकराल रूप लेते जा रही है, तो हम आभारी हैं यहाँ के सांसद। सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एसओजी और चिल्हिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस टीम ने 61 लाख रुपए की फैक्ट्री मेड अवैध शराब बरामद की है।
इस दौरान पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक ये अवैध शराब हिमाचल प्रदेश से बिहार ले जाई जा रही थी। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस टीम धिंसा चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बलरामपुर से नौगढ़ की तरफ आते ट्रक की चेकिंग के दौरान 1050 कत्तों में 50,440 शीशी अवैध शराब बरामद की गई है। जनपद सिद्धार्थनगर के एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी और चिलिया थाना प्रभारी दिनेश के संयुक्त नेतृत्व में एक गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल शाम को 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसमें से एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।